सम्मानित साथियों को मैं सादर हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, माता फातिमा शेख के बारे में जानने से पहले मैं क्रांति सूर्य, शिक्षा के जनक ज्योतिबा फुले जी की चर्चा करना चाहूँगा। उनके कुछ कार्यों के बारे में भी, उनकी अर्धांगिनी माता सावित्रीबाई फुले, उनके कार्यों के बारे में भी चर्चा करूँगा। तो साथियों, शिक्षा के जनक कहे जाने वाले महामना ज्योतिबा फुले जी एवं उनकी अर्धांगिनी माता सावित्रीबाई फुले जी को आज अधिकांशतः सभी जानते हैं। मैं कहूँ कि बहुजन मूवमेंट से, मूल निवासी मूवमेंट से जुड़े लगभग सभी साथी हमारे इन नामों को अच्छे से जान गए हैं और आज जानने भी लगे हैं। लोग हमारे ओबीसी वर्ग के साथी भी आज जानने लगे हैं। तो साथियों, ये बात अलग है कि इन महामानवों को इतिहास में जो स्थान मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। 200 वर्षों से अधिक हो गया लगता है मुझे। जितना इतिहास में उनको जगह देना था, इतिहासकारों को स्कूलों के सिलेबसों में उनको रखना था, वो जो स्थान था वो उनको आज तक नहीं मिल पाया। साथियों, इस बीच विगत 10 वर्षों में माता सावित्रीबाई फुले के बारे में या उनकी जितनी ख्याति हो पाई है, वो इतनी ही ख्याति एक और शख्स थी, उनको भी तो उनके साथ कम से कम कि पिछले बार जनवरी माता तिथि पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्विटर पर बधाई दिया। आवाज कर, वीडियो ऑफ कर लीजिए श्रीवास्तव, जिससे कि वॉइस आपका क्लियर आएगा आवाज। पुरस्कार भी दिया जा रहा है, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी भी बनाया गया, उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया है और अनेक शोध कार्य भी चल रहे हैं। तो साथियों, ये माता सावित्रीबाई फुले जी के जो कार्य थे, जो त्याग था, जो बलिदान था, उसके साथ कुछ तो न्याय हुआ है। इन 10 वर्षों में काफी उनके संबंध में जन जागरूकता आई है, उनको लोग जानने लगे हैं, तो काफी जागरूकता हुई है। परंतु साथियों, एक और शख्स थी, वह शख्स थी माता फातिमा शेख। उनके पिताजी मजबूरीवश कहें या उनके दबाव में कहें, फुले दंपति को घर से निकाल दिया। जब यह बात उस्मान शेख को पता चला, जो कि ज्योतिबा फुले जी के दोस्त भी थे और माता फातिमा शेख की बड़े भाई भी थे, इनको जैसे ही पता चला, वो दोनों को अपने घर ले आए और रहने के लिए जगह दे दी। साथियों, ऐसे विषम परिस्थिति में एक दूसरे धर्म कहा जाए मुसलमान व्यक्ति जो है, वो फुले दंपति की मदद की। साथियों, अगर उस समय कोई मदद के लिए आगे नहीं आता तो सोचिए बालिका शिक्षा के लिए जो आज हमारे नारी शक्ति इतने शिक्षित हो पाए, क्या हो पाता। इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता भी है। आप सभी को बताना भी चाहूंगा कि जब ज्योतिबा फुले जी 1948 में पूना के भीड़ेवाड़ा में बालिका विद्यालय खोले, उसमें प्रथम महिला शिक्षिका केवल से बात कर, बार मिस कॉल मार, उनके साथ प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में माता फातिमा शेख भी थी। साथियों, इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो इसमें मैं और भी बताना चाहूंगा कि फातिमा शेख भी
सावित्रीबाई की तरह उन शूद्रों की बस्तियों में जाते थे जहां सावित्रीबाई फुले जी को गोबर, कीचड़ और पत्थर सभी तरह से एक परेशान किया जाता था और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। तो निश्चित ही साथियों, ये जो दुर्व्यवहार है फातिमा शेख जी के साथ भी होता था। साथियों, जब फातिमा शेख भी इन बस्तियों में जाते थे तो उनके बच्चियों के जो अभिभावक होते थे उनको नारी शिक्षा के लिए जागरूक करती थी, बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करती थी। इस कार्य में फातिमा शेख जी ने सावित्रीबाई फुले के हर कदम पे सहयोग किए। साथियों, उनकी बातों में आकर अपने हक अधिकार को भी जान नहीं पाते। तो साथियों, जिस तरह से माता फातिमा शेख ने ज्ञान देने के लिए या ज्ञान देने के समय किसी बालिका की जाति धर्म नहीं देखा, केवल और केवल मानवता के लिए कार्य करती रही, उसी तरह हमें भी जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता के लिए अपना जीवन कुर्बान करने वाले उन सभी महानायकों को जरूर खोजना चाहिए। इतिहास के पन्नों से हमारे असली नायक नायिकाओं ईडी पेरियार रामास्वामी का भी जो होता है होता है, ब्राह्मण लोगों ने ये प्लान बनाया भारत के दिया कि ओबीसी एससी एसटी को 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। तो मेरा ये सवाल है कि तमिलनाडु राज्य में जो 69% रिजर्वेशन ओबीसी एससी एसटी को, तो क्या तमिलनाडु राज्य चाहे कर्नाटक में भी है ज्यादा है 50% से, तो क्या वह देश से बाहर के राज्य है? अगर वो देश के बाहर के राज्य नहीं है तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जो बैठे हुए बदमाश लोग अगर वहाँ पे संविधान विरोधी मतलब एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं तो उनके खिलाफ में आंदोलन क्यों नहीं होता है? तो अगर हम ईडी पेरियार रामास्वामी के जो ईडी पेरियार रामास्वामी के महान विचार से वो प्रेरित है और हम लोग जो होता है कि स्पेशली जो उत्तर भारत है और इसी की दशा और दिशा बहुत ही बदतर है कि हम लोग 3743 जातियों में बटे हुए हैं, हम अपने महान पुरुषों से अवगत नहीं हो पाए। तो इसलिए उसको जो काउंटर करने के लिए इन लोगों ने जो होता है दाढ़ी वाला और विश्वकर्मा की कल्पना किया तथा वो धार्मिक आंदोलन में जो है तो पटेल साहब को और देव प्रताप सिंह जी को या पता नहीं कहाँ खोज के लेके आते हैं इन महापुरुषों को, वीरांगनाओं को। तो अच्छा लगता है कि भले ही अपने अभी वर्तमान में याद रहे, बाद में भूल जाए, पर भुलाना नहीं चाहिए, रिपीट होते रहना चाहिए, है ना। और तो मैं इन सबको प्रणाम करता हूँ और जो आप सभी उपस्थित हैं मैं आप सभी को सादर नमन करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। सबसे पहले मैं एक बात करूंगा कि शिक्षा की अभाव की बात चल रही है, भी यही आशा करती हूँ कि आप लोग भी इस तरह का जब भी मौका मिलता है तो आप भी अपने महापुरुषों के बारे में अवश्य बच्चों को और समाज के लोगों को जो है अवश्य बताएं। और खासकर मैं दो बातें जो है मैं लेफ्ट हो गई थी, ये मैं दूसरे आईडी से जुड़ी हुई हूँ अपने सर के आईडी से। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे पास हमारी जी आवाज आ रही सर? जी मैम, जी मैम, आवाज आ रही सर? आ रही कंटिन्यू मैम। बिल्कुल आ रही है मैडम, आ रही है मैम, आप कंटिन्यू करिए जी। तो जब भी हमारे पास यदि इस तरह तो हम जो है अपने समाज के लिए कुछ यदि करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा अवसर होता है कि हम अपने समाज को कुछ दें जिससे जो है हमारे लोगों में जागृति आए। तो मैं अपने ओबीसी समाज के लिए मैं कुछ बोलना चाह रही थी कि जैसे जब भी हम इस तरह के कार्यक्रम वगैरह करते हैं देखते हैं कि इस तरह का
जो सामाजिक मूवमेंट जब चलता है तो हम देखते हैं कि हमारे जो ओबीसी समाज के भाई बहन हैं वो थोड़ा सा पीछे रहते हैं और बहुत मुश्किल से ही बातों को समझ पाते हैं। तो उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है और मैं तो इसी प्रयास में ही रहती हूँ। मैं अधिकतर मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं अपने ओबीसी भाई बहनों को मैं इस मुहिम में जोड़ूं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं भी शुरू से ऐसे ही थी, ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ जो सर जी हैं वो इस मूवमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं। अपने जो मामसिक के जिला संयोजक हैं श्री मन्नू कुर्रे जी, तो उनसे मैंने ये सीखा है और मैं भी जो है धीरे धीरे इस मूवमेंट में जो है आगे बढ़ना चाहती हूँ और बढ़ रही हूँ। तो मैं जो है अधिकतर मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं यदि कोई गुरु यदि पहली होती है तो वो माँ होती है और हमारा देश मातृसत्ता संस्कृति का द्योतक है, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो हमारी यदि पहली माँ यदि कोई होती है, माँ हमारी सबसे पहली गुरु होती है, तो हमें माँ का सबसे पहले अभिवादन करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। तो हमने अपनी माँ के स्थान पर जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जैसे विश्व वंदनीय पुरुषों का निर्माण किया है, ऐसी राजमाता जिजाऊ को हम जिजाऊ के रूप में हम अभिवादन करते हैं कि जय जिजाऊ, जय शिवराय ऐसा बोलते हैं। साथियों, हमको जय जिजाऊ बोले, जय शिवराय बोले, जय भीम बोले, जो भी हमें बोलना है वो बोले, लेकिन यदि हम मातृसत्ता संस्कृति की तरफ यदि हम जाते हैं तो माँ का सबसे पहले अभिवादन करना चाहिए। मैं आप जितने भी श्रोतागण हैं उन सबसे पहले ये कहता हूँ कि जय जिजाऊ, जय शिवराय, धन्यवाद। एवं सभी सदस्यों को जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सरदार। आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, आ रही कंटिन्यू रखें। जी, दरअसल आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज मेरी सिस्टर की तबीयत अचानक खराब हो मान्यवरों द्वारा कि फातिमा शेख माता, उनकी स्मृति में उन्होंने जो काम किया उसका बहुत ही अच्छा कार्य है। और थोड़ी देर की चर्चा में मैं इतना ही, हमारे समाज को ये सोचना होगा और जैसा कि अभी निर्मल कि हमारी संस्कृति और श्रमण की रही है तो वो मात रहा। तो इतनी भी प्रश्नियां हैं जिन्होंने हमारे समाज को इस नई दिशा देने, उनको मैं नमन करते हुए आज की ये चर्चा शुरू हो जाए। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि हम विशाल सर ने बताओ, मैं प्रैक्टिकल का काम के लिए मैं बोलता हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर और इसी विद्यालय नवनिहाल शिक्षा देना, उनकी नींव मजबूत करना मेरा फर्ज। मैं अपने विद्यालय से शुरुआत किया कार्य को बोधन कर बताता हूँ। तो पहले लोग अच्छे सरस्वती मैया मैया कहीं सब ये काल्पनिक है। ने वास्तव में देश की पीड़ा है। इन धूर्त मतदारों ने हमारे समाज को बरगलाने के लिए बना दी। जब लगे 100 करोड़ हिंदू एक हो जाए, लेकिन जब जातिगत जनगणना की बात आएगी, जब मंडल कमीशन लागू करने की बात आएगी, जब पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों, मतलब संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4)
और 340 में उल्लिखित अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें ओबीसी, एससी एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटी, जिसको हम लोग मूल निवासी कहते हैं, ये मेरी तो कई बार झलक जितने भाई मेरे वक्ता बोले हैं उस सबका मैं अभिवादन करते हुए आज मैं जो आर्टिकल 34 और 35 के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा। एक्चुअली संविधान में आर्टिकल 33, 34, 35 एक अपवाद आर्टिकल है, जो मूल अधिकार के रूप में अपवाद है, इसलिए कि इसमें मूल अधिकार में अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है और छीना जाता है। तो आर्टिकल 34 हमें बताता है कि भारत के स्टेट के कुछ भागों में जहां पर सैनिक शासन हो या मार्शल लॉ लगा हो, वहां पर नागरिकों के अधिकार को किया जाता है। जैसे उदाहरण में हम जैसे कश्मीर है कि जब एक संविधान संशोधन द्वारा जब आर्टिकल 370 कुछ उपबंध को हटाए गए थे अथवा एक अस्थायी आदेश 35A को जब खत्म किया गया था, तो उस समय कश्मीर में कश्मीर पूरे स्टेट में मार्शल लॉ या सैनिकों को सुपुर्द कर दिया गया था। वहाँ पे जो में जो लीडर उनको अरेस्ट किया गया था या नजरबंद किया गया था। तो आर्टिकल 34 समूह को यही बात बताता है कि जहाँ पर मार्शल लॉ वगैरह लगा रहता है वहाँ पर नागरिकों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। आर्टिकल 35 वो इस बात को बताता है कि संसद को पावर है कि जो 3 अधिकार दिए हैं तो और प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाती है। जैसे हमने पत्र में जो के बारे में बताया गया उनके संदर्भ में यह बढ़िया कानून है। सर कैमरा बंद कर लेंगे तो आवाज कट के आ रही है। लागू किया जा सर कैमरा बंद कर लेंगे ना तो आवाज अच्छे से आएगी, कट कट के आ रही है। अभी क्या जी जी हाँ, कैमरा बंद कर लीजिए सर, माइक चालू रखिए। तो आवाज आ रही जी 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 आ रही है। आर्टिकल 35 ये सबको याद रखता है कि जो भारत संसद, जैसा कि आज हम उस मसीहा जिन्होंने इस देश के अंदर सबसे पहले महिलाओं को पहचान दी, माता फातिमा शेख के चरणों में नमन करते हुए, माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करते हुए, तमाम बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूं। तो मैं सबसे पहले आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो ये आज हमारे बीच में, जो हमारे समाज के बीच में जो देश की प्रथम महिला शिक्षिका का एक जीवन परिचय पर एक चर्चा रखी, धन्यवाद। देश के अंदर आज एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हम लोग गुजर के आज भी गुजर रहे हैं। 1932 में 1832 में जब माता 21 जून 1832 में माता फातिमा शेख का जन्म हुआ और एक
उनका जीवन परिचय से पहले बहुत ही कोट, क्योंकि सब लोग बहुत डिटेल में सब बोल चुके, मेरी बहनें भी बोल चुकी हैं, भाई भी बोल चुके हैं, पर एक बात जरूर कहूंगा कि कोट करने वाली बात है कि समाज में जब सावित्रीबाई फुले पढ़ने के लिए पाठशालाएं खोली, सब कुछ किया, पर एक वही महिला अकेली थी जिन्होंने अपना घर दिया। ना कोई दलित था, ना कोई पिछड़ा था, ना हिंदू था, ना ईसाई था, एक वो मुस्लिम महिला जो उनकी सहपाठी इस आंदोलन के साथ बढ़ाया, उस मसीहा का जिन्होंने अपना पाठशाला के लिए अपनी जगह दी, स्थान दिया, बच्चों को पढ़ने के लिए पाठशाला दी। ये बहुत बड़ा कोड है हमारे समाज में, ये सभी को पता चलना चाहिए। और एक दर्शन और बताना चाहता हूँ कि समाज में वो हमारी जो मसीहा माता फातिमा शेख है, उन्होंने महिलाओं के लिए कितना कुछ किया और आज भी देश के अंदर महिला हमारी कर रही हैं और आप अपमान भी बहुत झेल रही हैं। उस जमाने में जब ब्रिटिश सरकार के टाइम पर अगर अंग्रेज गोरे लोग नहीं होते तो हमारे लोगों की भी कोई कदर नहीं होती, क्योंकि वो अंग्रेज जो थे उन्हीं से सीखा था कि वहां पे गोरी मेमों को सबको पढ़ने का अधिकार था, रहने का था, बैठने का था। पर हमारे भारत में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसके अनुरूप इसके वहां पे पढ़ने का अधिकार नहीं था, बैठने का अधिकार नहीं था। माँ हमेशा महिला को हमेशा पढ़ने की जगह वो बोलते थे कि काला अक्षर भैंस बराबर, और वो जूती की बोलते थे कि जूता पैर में जूता ही अच्छा लगता। वो जूते से उस महिलाओं को, हमारी महिलाओं को, भारत की महिलाओं को उस नजरिए से जूते पर उसको नजरिए से देखा जाता है। ये दुर्भाग्य रहा और आज को उस समाज में हम लोग आज भी देखते हैं कुछ लोग जो महिलाओं को सम्मान के रूप में, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ा, जिन्होंने माता फातिमा शेख को पढ़ा, उन्होंने हमेशा सम्मान कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं हमारी महिलाओं के साथ लगातार अन्य अत्याचार होते जा रहे हैं और हम लोग अपनी कल्चरल में भी देखते हैं। मैं बहुत ऐसी बातों को कहना चाहता हूँ जो हमारे जीवन में आता भी, उसको बदलने की जरूरत है। हम जब भी समाज के बीच में अगर कोई गुस्सा आता है या कुछ भी क्रोध आता है, हम गाली भी देते तो हम अपनी महिला माँ बहन को यूज करते, कभी पुरुष को कभी यूज नहीं करते। गाली तक में हम लोग ये इतना देखते हैं। ये चीजें हमारे समाज में, इससे भी हमें दिमाग खोलना चाहिए इसके लिए कि हम जब भी देखा हमेशा इस नारी ने हमको पढ़ाया, बढ़ाया, पाला और उसके बाद भी कोई हम उसी का अपमान करना, ये समाज के लिए नहीं। यही सावित्रीबाई फुले, यही फातिमा शेख का दर्शन था। आज भी हम लोग देख रहे हैं, सुबह भी हमारी पत्नी, हमारी माता जो भी है सुबह से शाम तक सबसे पहले उठती हैं, सबसे लेट सोती हैं, कितना काम करती हैं। तो हमें सीखना चाहिए। हमारे कितनी बड़ी माताएं नहीं, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे फातिमा शेख हो, सावित्रीबाई फुले हो, झलकारी बाई हो, पूरन देवी हो, मदर टेरेसा हो, इन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया, उनको भूला नहीं जा सकता। हमें अपने जीवन में बदलने के लिए महिलाओं को पहले सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने, आपको पता होगा कि हम लोग सत्य से आते हैं, हम लोगों ने शादी भी लगाई तो हमने मंच से महिला जो लड़का लड़की में हमने लड़के से अपनी पत्नी के पैर धो के सम्मान कराया। वो समता का व्यवहार है, क्योंकि हम लोग देखते हैं समाज के बीच में जब तक हम सम्मान नहीं करेंगे तब तक हम अपने लोगों को सम्मान दिला भी नहीं सकते। हमने देखा जो हिंदू कल्चरल की बात हो या कुछ भी हो, रात दिन जगते, रात में करते, किसी को क्या पता कि महिला को क्या दिया। हम लोगों ने पैर धोकर उसका सम्मान किया, उसको माला पहना के सम्मान किया। ये समाज के बीच में ऐसी व्यवस्था लाना पड़ेगी। ये हम लोग देखते हैं कि हमने फेरा लिया और चले गए, फिर वही पूर्णता कर रहे हैं। हम लोग वकालत में देख रहे हैं ना, तो हमें सम्मान करने में सच्ची श्रद्धांजलि देना है, तो हमें महिलाओं को सम्मान करना बहुत अति आवश्यक है। यहाँ समाज की बात है, यहाँ पिछड़ों की बात है, वहाँ दलितों की बात है, आदिवासी भाइयों की बात है। तो जब तक हम अपने महापुरुषों को अपने जहान के अंदर नहीं लाएंगे तब तक हम लोग की आजादी भी नहीं आ पाएगी, ना हमारा विकास हो पाएगा। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात को विराम करता हूँ। जय ज्योति, जय भीम।
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा हमें मातृशक्ति के बारे में प्रकाश डालें। जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं, उस 6 मूल अधिकार में जो संवैधानिक उपचारों का है, आर्टिकल 32 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो ये उपचारों में एक व्यवस्था दी गई है संसद द्वारा। संसद मतलब होता है कि आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाने से संसद बनती है और इसी को हम सरकार बोलते हैं। और अगर संसद की केवल बात करें तो केवल लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, अपर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस। लेकिन जो लोअर हाउस है, लोकसभा है, उसमें जनतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लोग क्यों कराते हैं, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। कैबिनेट का पीएम लगभग इसी से बनाया जाता है और राज्यसभा का जो है उसका कम पावरफुल होते हैं, वो नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगर 33, 34, 35 बोल दे तो बिल्कुल नागरिकों का जो मौलिक अधिकारों का है उसको एकदम लिमिटेड किया हुआ है कि देश में अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है, 33 बोलता है कि जब परिस्थिति आती है जहां पर सेना और अर्धसैनिक बल, देखिए जो 2 चीज लिखा हुआ है, सैन्य और अर्धसैन्य। सेना का मतलब होता है जो फुल आर्मी होती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रक्षा मंत्रालय के अंदर में आता है। लेकिन अगर हम अर्धसैनिक बल बोलेंगे तो अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्स, ये गृह मंत्रालय के अंदर में आता है, जिसमें आपका सीआरपीएफ है, इंडो बीएसएफ है, इस तरीके की जो है सीआईएसएफ है ना। तो जो ये है रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ है, तो ये सब गृह मंत्रालय में आते हैं। और जो राज्य सरकार है उसके अंदर में राज्य की पुलिस प्रशासन आती है। और इसके अलावा जो खुफिया एजेंसी होते हैं, जैसे रा हो गया, आईबी हो गया, सीआईडी हो गया, सीबीआई हो गया, अभी वर्तमान में एनआईए आप सुने होंगे। एनआईए बहुत सारे जो आतंकवादी चीजों में खुफिया एजेंसी है। तो जो भी खुफिया एजेंसी है, स्पाइसी डिपार्टमेंट है, स्पाई डिपार्टमेंट है, ये सरकार के अंदर में है। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो इनके शक्तियों को लिमिटेड किया जाता है, नागरिक के शक्तियों को, उनके मौलिक अधिकार। वो चाहे तो अगर सेना वहां पे आती है तो सेना के पावर बढ़ जाते हैं और कुछ ऐसे अधिकार रहते हैं जिसको हम जनता नहीं बोल सकते कि हमारे अधिकार का हनन है। सेम चीज 34 में है। 34 में मार्शल लॉ का बात होता है। तो एक आर्मी में मार्शल लॉ होता है, दूसरा अगर जहाँ पे बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो, जैसे यादव सर ने बताया जम्मू कश्मीर का, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का सब लोग नाम जानते हैं। जनरल डायर ने वहाँ पे मार्शल लॉ ही लगाया था और मार्शल लॉ लगा के वहाँ पे जो है पूरा नरसंहार किया हुआ था, यानी पब्लिक के जो भी राइट्स थे सभी को उसने शून्य कर दिया। तो ऐसे केसेस में उन मिलिट्री आर्मी पावरफुल हो जाती है। लेकिन ये भी है कि वो ऐसे अगर कोई अगेंस्ट लॉ के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो ऐसा नहीं है, उन पर भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। इसलिए 35 में जिक्र किया गया है कि इस आर्टिकल को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा उचित कदम उठाया जाता है। तो इस तीनों चीज का संवैधानिक उपचारों के अंदर ये दिया गया है। और हमारा जो मूल अधिकार है जो हम बात कर रहे थे, ये हमारा आर्टिकल 14 से शुरू होता है और 35 तक ये पाठशाला या इसकी व्याख्या अभी यहाँ तक समाप्त होता है। और अगले हफ्ते से हम लोग मौलिक कर्तव्य, जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं अलग अलग अनुच्छेदों में, उस पर हम लोग संयोजक सभी लोग जो इस मंच से जुड़े हुए हैं सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज की इस कड़ी में माता जिजाऊ को सत सत नमन और हमारे इस समाज में जन्मे सभी हमारे पुरखों को, महापुरुषों को, वीरांगनाओं को मेरा सत सत नमन। इस जो ये हमारा मंच चल रहा है इस सेशन में मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी श्रीवास सर का, सुरेश श्रीवास सर का, विनीता कुर्रे मैम, लक्ष्मण सिंह सर और निर्मल सर का। सबका वक्तव्य मैंने सुना और मैंने आर्टिकल
विनोद पटेल सर का आर्टिकल 34-35 भी मैंने सुना। और सर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि ये जो बातें हैं सुन करके इतना अच्छा लग रहा है कि आज जो हमारा समाज है, जिसको हमारा जो हमारा साहित्य है, जो हमारा बहुजन साहित्य है, जो हमारा मूल निवासी साहित्य है, जो हम लोगों को नहीं पता है, और इस मंच के माध्यम से ही भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे हमारे जो मैं भी ऐसा नहीं है, जैसा कि बातें खुल करके आई हैं कि माता सावित्री माई फुले जो हैं, उनका जो इतिहास है, उनकी जो उन्होंने अपने जीवन पर्यंत किया, जो उन्होंने इस समाज के लिए उन्होंने कुर्बान किया, तो आज उनका इतिहास हमारे सामने है। लेकिन मैं इस मंच से ये भी कहना चाहूँगी कि इतना आसान नहीं था उनके लिए भी, उनको जो उन्होंने ये अपना इतिहास में नाम दर्ज किया, उसके लिए भी 170 साल लग गए कि हम उनके इतिहास को हम जान रहे हैं आज। और कहीं पे भी गूगल करते हैं, और कई अभी 1-2 साल पहले गूगल ने भी एक डूडल बनाया था माता सावित्रीबाई माई फुले का, तो इतना आसान नहीं था। आसान सिर्फ इसलिए हो गया कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने जब अपनी कोशिश की और उन्होंने माता सावित्रीबाई माई को पूरी तरह से उन्होंने शिक्षित करने का और उनका सहयोग करने का जब उन्होंने बीड़ा उठाया, तो उस समय की बात है कि उनको पता था, महात्मा ज्योतिराव फुले जी को भी पता था कि जब तक हमारा समाज जो पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, खासकर लिखेगा नहीं, जब उन्होंने अपना सारी चीज़ें उन्होंने उनकी डॉक्यूमेंटेड हैं, इसलिए जो आज हम सावित्री माई का जो हम इतिहास जान रहे हैं, तो हर जगह उनके जीवन के हर एक पड़ाव में चीज़ें उनकी, चाहे उनकी कविता के माध्यम से हो, चाहे राष्ट्रपिता के द्वारा लिखे गए उनको पत्र के द्वारा हो, या राष्ट्रपिता जी ने जो उनको हर जगह उनके लिए भी लिखा है, तो उनकी सारी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंटेड हैं। तो इतना परेशानी तो हुई, परेशानी सिर्फ इसलिए हुई कि जो इतिहास लिखने की जो कलम थी वो हमारे मूल निवासियों के हाथ में नहीं थी। कुछ तो जागरूकता का अभाव भी था, और कुछ था कि वो हमें अधिकार ही नहीं दिया गया था। तो जो हमारा इतिहास है, जो हमारा इतिहास हमारे लोगों को जानना चाहिए, वो हमारे लोग आज तक नहीं जान पाए। लेकिन यही है कि जो इतिहास है वो आज नहीं तो कल खुल करके आएगा। जो ये मनुवादी लोग हैं, जो इस विचारधारा के लोग हैं कि जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इनका इतिहास हम दबा देंगे तो हम ये अपना इतिहास कभी जान नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की होगी कि हाँ वेट करिए चलिए कि ऐसा भी आएगा कि इस समाज में भी अभी और भी ऐसे जो चिंतित लोग हैं, जो चिंतन करने वाले लोग हैं, विचार करने वाले लोग हैं, सोचने वाले लोग हैं कि वो अपने महापुरुषों, अपने पुरखों के बारे में सोचेंगे और उनका इतिहास निकल करके आएगा। इसी कड़ी में मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारी माता फातिमा शेख हैं, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं, जो कहीं पे भी लिखी हमें नहीं मिलती हैं। कारण है कि ये जो हमारा जो समाज है, जो हमारा देश है, ये शुरू से ही हिंदू मुस्लिम करके लोगों को पूरी तरह से जो उनका आज भी ब्रेन वॉश किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज तक भी ये जो माता फातिमा शेख को जो स्थान मिलना चाहिए इतिहास में, वो आज तक भी नहीं मिला है। और इस मंच से जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं, चिंतित लोग हैं, आज भी सभी की बातों में ये झलक रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है उसको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और उसको अपने जो हमारी वीरांगनाएँ हैं, महापुरुष हैं, हमारी जो माताएँ हैं, उनके इतिहास को जब तक हम नहीं जानेंगे, हम नहीं खंगालेंगे, तब तक हम लिख नहीं पाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को दे नहीं पाएंगे। तो इस मंच से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस मंच के संयोजक लोग हैं, बहुत अच्छा कदम है सर, और हमें जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम अपने जो हमारे पुरखे हैं, हम सभी को पढ़ेंगे, लिखेंगे, और उनके बारे में जो जितनी भी हम खुद उनका इतिहास खंगालने की कोशिश करेंगे और हम उसको लिखेंगे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी है जो वो जानेगी और
उसको पढ़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो एक लिखी डॉक्यूमेंट है उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम नहीं लिखेंगे तो हमें पता है कि हमारे लोगों का इतिहास कोई लिखने वाला नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि माता फातिमा शेख के बारे में हमारे बहुत सारे जो हमारे महापुरुष हैं हमारे समाज के, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि नहीं लिखी गई हैं, और लिखी भी गई हैं तो उन्होंने अपनी मनगढ़ंत और जो भी मनुवादी विचारधारा के हिसाब से उन्होंने लिखा है। तो आज का जो ये सेशन रहा उसमें विनीता मैडम ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि हमें ज़रूरत है चीज़ों को शुरुआत करने की। जैसे उन्होंने बताया कि शिक्षक दिवस के दिन उन्होंने अपने विद्यालय में शुरू किया कि ठीक है, हम एक जिस पोस्ट पे हैं वहाँ पर अगर हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम माता फातिमा शेख की, सावित्री माई फुले की, ज्योतिराव फुले की, इनकी हम कम से कम प्रतिमा रख सकते हैं। अगर हम इस पोस्ट पे हैं, धीरे धीरे ही सही हमें शुरुआत करनी चाहिए। और मेरा ये भी मानना है कि इन सारी चीज़ों को, अंधविश्वास जो समाज में फैला हुआ है वो तभी जाएगा जब हम अपने महापुरुषों का सही साहित्य पढ़ेंगे, सही इतिहास पढ़ेंगे, जानेंगे, तर्क करने की क्षमता हमारे अंदर आएगी, हम अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे और हम अपनी बात को कह सकेंगे और हम आने वाली पीढ़ी को भी हम बता सकेंगे। इसी कड़ी में मैं ये अभी एक अपना शब्द जोड़ूंगी सर कि ये मैं पिछली बार के मंच में भी शायद मैंने बोला होगा और आज भी मैं कहना चाहूँगी कि ये जो मंच है इसमें जो एक प्रमुख हमारे महापुरुष या हमारे पुरखों की जीवनी होती है, जीवनी के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ उनकी जीवनी जन्म और मृत्यु का लेखा होता है, उन्होंने समाज के लिए क्या किया उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और माता फातिमा शेख के बारे में हम सब ने बहुत सारी बातें की और जाहिर सी बात है कि उन्होंने सावित्री माई फुले के साथ अपना पूरा जीवन लगा दिया मूल निवासियों की शिक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन एक जो गुमनामी है जो उनको मिलनी चाहिए, जो इतिहास में जगह, वो नहीं है, उसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। और दूसरी बात ये है सर कि मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी इस मंच को कि इस जानकारी के साथ साथ हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके बारे में भी एक जो हर बार एक आर्टिकल रखा जाता है और हमारे लोगों को जानकारी दी जाती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है सर अपने इस समाज को जगाने का और हमें जागृत करने का। और ज़रूरी नहीं है इस मंच से अगर हम 25-30 लोग भी जुड़ते हैं तो जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अपने लेवल पे पूरी कोशिश करती हूँ और अपने महापुरुषों की बातों को आत्मसात करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस मंच से कि आप सभी लोग, सबसे पहले हमें यही प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम मंच पे बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, लेकिन जो हम मंच पे बोलते हैं हम उसको आत्मसात करेंगे। और सबसे पहले जब हम उसको आत्मसात करेंगे तभी हम उसको एक उदाहरण पेश करेंगे समाज में कि आज का समाज ठीक है, वो जो आज का मूल निवासी समाज है वो मनुवादी व्यवस्था से ग्रसित है, लेकिन सीखता भी वो देख करके ही है। मनुवादियों को देख करके, ब्राह्मणवादियों को देख करके ही सीखता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम खुद ही इस समाज में एक उदाहरण बन जाएंगे तो धीरे धीरे ही सही, एक एक करके ही सही, देख करके वो हमें देख करके सीखेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इस मूल निवासी समाज में जन्मे सभी अपने पुरखों को, महामानवों को मेरा सत नमन, सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। जी सर, थैंक। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब चूँकि समय 9:30 के बाद खुला मंच का टाइम होता है तो मैं अगला संचालन के लिए बुलाना चाहूँगा आदरणीय विनोद कुमार पटेल सर को कि आएँ और संचालन करें खुला मंच के लिए सर। जी सर, खुला मंच के लिए आदरणीय विनोद कुमार पटेल सर को आमंत्रित करता हूं, आए और खुला मंच। साथियों, उनके इतिहास को दबाया गया इस अपनी मधुर वाणी से इस कार्यक्रम में वो हमको अनुभूत करें। चरणों में नमन करते हुए खास तौर से आज हम जिस विषय को लेकर के आज हम ये तत्पश्चात आज की इस वेबिनार मीटिंग में
उपस्थित सभी माताओं बहनों और जो बुजुर्गों भाइयों जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से हमारे सम्मानित साथी ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा जी और छत्तीसगढ़ की पूरी टीम, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं बात काफी देर से सुन रहा हूं, सभी लोगों ने माता फातिमा शेख के बारे में बहुत कुछ बता दिया है और मिशन के बारे में भी बता दिया है, ज्योतिबा फुले के बारे में भी बता दिया है और उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या काम किया, वो सारी चीजें बता दी हैं। तो मैं उसमें डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा, मुझे संक्षेप में ही बोलने के लिए कहा गया है तो मैं उसी बात को इसमें रखूंगा। बस मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज से लगभग 175 वर्ष पहले आज ही के दिन उनका निधन हुआ था 12-13 अक्टूबर को। तो फिर 175 वर्ष हो चुकी हैं अभी तक लगभग, और आज से लगभग 250 वर्ष के आसपास उनका 225 वर्ष के आसपास उनका जो जन्म हुआ था। तो तब उनकी जितनी उपयोगिता थी माता सावित्रीबाई फुले की और माता फातिमा शेख की, तो वो उनकी जो उपयोगिता थी और उन्होंने उस विषम परिस्थितियों में, जो उस समय संक्रमण काल था जब हमारे पास कोई हक अधिकार नहीं थे, शिक्षा छीन ली गई थी, सब कुछ खत्म कर दिया गया था, तो वो शिक्षा के लिए, जो महिला शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया था, क्या आज की तारीख में वो पूरा हो गया है? क्या आज उनकी उपयोगिता समाज में है कि नहीं है? ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। क्या हम लोग जो उनके द्वारा जो शिक्षा की शुरुआत की गई, शिक्षा का दीपक जलाया गया हमारी बहनों के लिए, माता बहनों के लिए, और जो शूद्र जो समाज था उसके लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, तो क्या हम लोग वो उनके साथ न्याय कर पाए हैं? क्या उनका जो अधूरा कारवा था हम उसको आगे बढ़ा पाए हैं? ये सोचने की जरूरत है। तो मैं तो सिर्फ इस विषय पे इतना ही कहूंगा, कभी लंबा समय मिलेगा तो फिर पहचान है, सच कहता हूँ भारत भूपर माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख सबसे बड़ी महान है। और साथ में ही मैं ये भी कहूंगा कि समय ये हो क्यों रहा है, हम लोग उसको पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कि समय समय पर बहुजन जाति और अपना मौका चूक गई, और इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। और चूक गए हम समय समय पर, चूक गए हम समय समय पर, इसीलिए पछताते हैं और अपनी गाथा भूल गए और औरों के गुण गाते हैं। और भूल गए हम सावित्रीबाई और फातिमा शेख को और सरस्वती पूजवाते हैं। भूल गए हम सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को और अपने घरों में सावित्री जमाते हैं। और ऐसी खबरें जब विदेशी भी पढ़ते हैं, ब्रिटेन फ्रांस रूस से सभी बुरा कह देते हैं। तो ये सोचने की जरूरत है कौन है, किसने शिक्षा दी है और हमको किसको अपनी देवी मानना चाहिए। तो सच्ची हमारी जो आज की महिलाओं की देवी हैं और बहुजन समाज की जो देवी है। हाँ, गाने से पता चला वो क्या के शॉर्ट में ही था, इसलिए मैंने अपनी बात को शॉर्ट में ही खत्म किया था। मैं अपनी बात को मेरे को अगर मौका मिलता है, ठीक है, मैं इनको ही पूरा मैं देता हूँ कि मेरे लिए इतना वो नहीं कि जो अपनी बात जो हमारे जिन्हें मैं रोक नहीं पाता, वो बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता, कि जिया अब मेरा घबराता, वो बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता। ये फूट पिछड़ों में छाई है, कि फूट पिछड़ों में छाई है, वो चुनाव की प्रणाली ने तो जैसे आग लगाई है। मूर्ख भी नेता बन जाता, मूर्ख भी नेता बन जाता, वो बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता। कि बूट गुंडन के अधिक परे, बूट गुंडन के अधिक परे, और राजनीति के ज्ञाता रह जावे, हाथ पे हाथ धरे। बूट गुंडन के अधिक परे और राजनीति के ज्ञाता रह जावे, हाथ पे हाथ धरे। जिया अब मेरा घबराता, वो बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता। कि बनाए संप्रदाय भारी, मुख्य जड़ क्या है हमारी जो कमजोरी की,
कि बनाए संप्रदाय भारी, वो अपनो अपनो राग अलापे बुद्धि गई मारी। बनाए संप्रदाय भारी, वो अपना अपना राग अलापे बुद्धि गई मारी। कि बाढ़ आई गई भगवानों की, बाढ़ आई गई भगवानों की, और इनके पीछे बनी टोलियां नर ज्ञानों की। इनके पीछे बनी टोलियां नर ज्ञानों की। कि पिछड़ा तू अब धर्म में अंधा बनता जाता, वो बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता। कि न्याय नहीं होते अदालत में, अपना कल सुनवाइए 20 को। कि न्याय नहीं होते अदालत में, वो एड़ियां घिस जाती हैं बस आप जावत में। और गरीब को फंसा दिया जाता, गरीब को फंसा दिया जाता, वो बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता। कि कौम मेरी अब तो जागे कब का हुआ सवेरा, कौम मेरी अब तो जागे कब का हुआ सवेरा। और जितनी कौमें हैं अपने देश में सब कर रही तरक्की, और पिछड़ा वर्ग बस तू ही सोए रहो, मुँह पे भिन की रही मक्खी। कौम मेरी अब तो जागे कब का हुआ सवेरा, और हक अधिकार सब ही पाने हैं, करना है निर्वेरा। कौम मेरी अब तो जागे कब का हुआ सवेरा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज सर मैं बहुत बहुत इसी अधिकार मंच के तत्वाधान में जो ये ऑनलाइन का रखा है वो शब्द कहने मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थोड़ा महापुरुषों की एक लाइन को यदि समझ ले तो बाकी चीजें हमको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। यदि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को देखते हैं तो वो गुरु यदि किसी को मानते थे तो ज्योतिबाराव फूले को मानते थे, और ज्योतिबाराव फूले यदि गुरु किसी को मानते थे तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज यदि गुरु किसी को मानते थे तो वो संत तुकाराम महाराज को मानते थे, और संत तुकाराम महाराज यदि गुरु किसी को मानते थे तो वो विट्ठल को मानते थे, और विट्ठल जो है वो तथागत गौतम बुद्धा का ही गाथा है। इस बात को यदि हम समझ ले तो बाकी चीजों को समझने में भी बहुत आसानी हो जाती है। तथागत गौतम बुद्धा की विचारधारा को हमारे संतों एवं महापुरुषों ने सभी ने उसका फॉलो अप किया। बस समझने की हमको थोड़ी सी वो होता है कि यदि हम तथागत गौतम बुद्धा को लेते हैं तो उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा। फिर उसके बाद में यदि हम अपने संतों की तरफ आते हैं, कबीरदास जी की तरफ आते हैं, संत नामदेव महाराज की तरफ आते हैं, संत तुकाराम महाराज की तरफ आते हैं, तो उन्होंने कुछ चीजें हमको सिखाई है। उन चीजों को आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम समझने का प्रयास करें तो बहुत सी चीजें हमको आसान हो जाएगी। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि शब्द ही शस्त्र है और शब्द ही शास्त्र है और शब्द ही अस्त्र है, इसको हमें जतन करके रखना चाहिए। उसी को ज्योतिबाराव फूले क्या कहते हैं, ब्राह्मणों को कलम के कसाई कहते थे। अब शब्दों का किस तरह से कैसे चयन किया जाता है और हमको किस तरह से समझना होता है, इस बात को हमको संत तुकाराम महाराज आज से 400 साल पहले ही बता करके गए कि शब्द ही शस्त्र है, शब्द ही शास्त्र और शब्द ही अस्त्र है, ये संत तुकाराम महाराज कहते हैं। और महात्मा ज्योतिबाराव फूले क्या कहते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया, वित्त बिना एक अविद्या के कारण सब अनर्थ हो गया। ये हमको ज्योतिबाराव फूले कहते हैं। बहुत अभी पूर्व वक्ताओं ने फातिमा शेख जी के बारे में, सावित्री माई फूले के बारे में बहुत सारी बातें आपने लोगों को बताई। अब यहाँ शब्दों का थोड़ा सा किस तरह से हमको चयन करना चाहिए। सभी को आवाज आ रही है मेरी? जी 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 कंटिन्यू आ रही है सर, आ रही है। जैसे हम सावित्री माई का यदि उल्लेख करते हैं तो बहुत सारे लोग सावित्री बाई कहते हैं। अब बाई को यदि हम समझने, ये सावित्री बाई ये शब्द प्रचलन में किन्होंने लाया, जो कलम के कसाई लोग होते हैं। हमें बाई का प्रयोग न करते हुए सावित्री माई का प्रयोग करना चाहिए। पहली बात यह हमको हमारे संतों ने भी सिखाया है और महात्मा गौतम बुद्ध ने भी हमें सिखाया। यदि हम महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा के ऊपर यदि हम जाते हैं, बुद्ध की यदि शिक्षा है तो वो बुद्ध की शिक्षा क्या कहती है। महामानव तथागत गौतम बुद्धा की शिक्षा हमको क्या कहती है? उनकी शिक्षा है कि 4 आर्य सत्य,
स्त्री रत्ने, कर्म व पुनर्जन्म, लेकिन आत्मा अमान्य, ब्राह्मण मते अमान्य, जाति भेद नाही, और मध्यम मार्ग और संघ शिष्ट। 4 आर्य सत्य में हमको ये बताया गया है कि दुख है और दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख नाशार्थ आष्टांगिक मार्ग हमको बताया। तो आज के वर्तमान परिस्थिति को हम ये अपने महापुरुषों से हम ये सीखने को मिलता है, संतों से ये सीखने को मिलता है कि उन्होंने इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ में यदि लड़ाई लड़ी है तो मध्यम मार्ग का सहारा ज्यादा लिया है। हम ये ध्यान रखना होगा, हमको इनसे प्रेरणा लेनी होगी, शिक्षा लेनी होगी कि इन्होंने जो मार्ग अपनाया है वो मध्यम मार्ग अपनाया है। हम थोड़ा सा और इसके पृष्ठभूमि पीछे की तरफ यदि हम जाकर के देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जब निर्माण हुआ तो उसके 575 साल के बाद में ही क्रिश्चियन धर्म आया, और 1175 साल के बाद में, बुद्ध धर्म के 1175 साल के बाद में ही इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। हमको ये इतिहास को थोड़ा सा समय वो किस तरह से अपनी बातों को रखते थे। हम यदि कबीरदास जी को लेते हैं तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ ताके ये चाकी भली भी सिखाए संसार, कितनी अच्छी बात कही है। लेकिन हम लोग सिर्फ दोहे के रूप में उसको गाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते। उसी तरह से संत तुकाराम महाराज भी कहते हैं, उन्होंने मराठी में उस चीज को कहा है कि किस तरह से, मतलब यानी कि हम लोग सिर्फ पत्थर की पूजा करते हैं, उसको देवता बना लेते हैं। इस तरह का पाखंडवाद के विरोध में उन्होंने कार्य किया। उन्होंने यही कहा है जिस तरह से महामानव तथागत गौतम बुद्ध ने विज्ञान और तर्क को आधार बनाया, उन्हीं बातों को हमारे संतों ने भी विज्ञान और तर्क के आधार पर हमें चलने के लिए प्रेरित किया। यदि हम महात्मा ज्योतिबाराव फूले की तरफ देखते हैं तो महात्मा ज्योतिबाराव फूले को भी यदि प्रेरणा यदि कहीं से मिलती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलती है, और छत्रपति शिवाजी महाराज को यदि प्रेरणा कहीं से मिलती है तो वो राजमाता जिजाऊ से मिलती है। आज मात्र शक्ति दिवस के रूप में जिन महानायिका का हम प्रबोधन के लिए बैठे हुए हैं उसमें फातिमा शेख, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने विस्तार से आप लोगों को बताया। लेकिन यदि हम उसके भी पूर्व सारी महानायिकाओं को देखते हैं, जिस तरह से महामानव हुए उसी तरह से बहुत सारी हमारी महानायिकाएं भी हुई हैं, उनका भी हमें नाम लेना चाहिए और उनके भी प्रबोधन के कार्यक्रम हमको करते रहना चाहिए। उसमें यदि हम सर्वप्रथम अग्रणी यदि किसी का नाम लेते हैं, अब ऐसा हम क्यों लेते हैं, क्योंकि सिंधु संस्कृति के समय में हमारी जो संस्कृति थी वो मातृसत्ताक संस्कृति थी, अर्थात इस देश के ऊपर महिलाएं राज किया करती थी। उसी को आगे यदि बढ़ाने का किसी ने काम किया है तो वो राजमाता जिजाऊ ने किया है। अब जिजाऊ माँ साहब के इतिहास की तरफ हम थोड़ा सा यदि देखते हैं तो उनको खुद को 4 भाषाएं बोलते और लिखते आती थी। वही चीज उन्होंने अपने बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज को 6 भाषाओं का ज्ञाता बनाया। शिक्षा का महत्वपूर्ण कितना है, शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, ये हमको तथागत गौतम बुद्ध से सीखने को मिलती है। और वहां से आगे चल करके हम यदि देखते हैं कि हर क्षेत्र में हर महापुरुषों ने, हर संतों ने हमको यही कहा है कि आप पहले शिक्षित हो। उसी को यदि हम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में यदि कहना चाहते हैं तो शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो, इस तरह का उनके वो भी है। तो शिक्षा के महत्व को सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध ने समझा। उसके बाद में फिर हमारे संतों ने बार इसी शिक्षा के महत्व के बारे में हमें बताया, समझाया। इसी चीज को महात्मा ज्योतिबाराव फूले समझे, क्योंकि शिवाजी महाराज को 6 भाषाएं बोलते लिखते आती थी, तो उनके बेटे संभाजी महाराज को 14 भाषाएं बोलते और लिखते आती थी। ये भी एक इतिहास है। और ये प्रेरणा उनको यदि कहीं से मिली है तो राजमाता जिजाऊ से मिली है शिक्षा लेने की, और उनको इतनी भाषाओं का ज्ञान भी यदि किसी ने दिया है वो जिजाऊ माँ साहब ने दिया है। क्योंकि शिक्षा के महत्व से हम बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। जितनी ज्यादा भाषाएं हमें आएगी बोलना लिखना, तो हम उतना ही ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि 6 साल की उम्र में जब संभाजी महाराज 6 साल के थे, उस समय में उनको 6 भाषाएं बोलते लिखते आती थी। इसका मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप से यदि हम देखा जाए तो जितने छोटे बच्चे होते हैं उनको हम जितनी भाषाएं सिखा सकते हैं, उनको सिखाने का प्रयास करते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, वो उतना ही ज्यादा जल्दी ग्रहण करते हैं। ये बात हमको समझ में आती है। तो साथियों, महात्मा ज्योतिबाराव फूले ने शिक्षा के महत्व को समझा। अब देखिए कि पूना जैसा शहर जहाँ पेशवाओं का वो गढ़ था, पेशवाओं का राज्य था, अर्थात हम ये कहें
कि उसको एक शब्द में ऐसा भी कह सकते हैं हम कि शेर की गुफा में जाकर के लड़ना, शेर की मांद में जाकर के लड़ना, यानी कि धर्म ग्रंथों को आधार बना करके केवल सिर्फ यानी कि ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों में यदि हम देखते हैं तो शिक्षा, सत्ता, संपत्ति इन सब से हमको वंचित किया गया था। उस समय में महात्मा ज्योतिबा फूले हमारे जो उस समय में वो शब्द प्रयोग करते थे शूद्र और अतिशूद्र, ये शब्दों का प्रयोग उस समय का था महात्मा ज्योतिबा फूले का कि शूद्र और अतिशूद्र। आज की तारीख में ओबीसी और SC ST के लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया था, शिक्षकों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। उस समय में उन्होंने शिक्षा देने का हमें 1848 में पहली बार प्रयास किया। उस समय में महिलाओं के लिए, क्योंकि प्रतिबंध तो सभी के लिए था, शूद्र, अतिशूद्र और महिलाओं के लिए भी प्रतिबंधित था, तो उस समय में महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपनी स्वयं की वो जीवन संगिनी जिनको कहा जाए सावित्री माई फूले, उनको उन्होंने सबसे पहले शिक्षित किया और शिक्षित करके केवल उन्हीं को नहीं, उनके साथ में उनके जो मित्र थे उस्मान शेख, जिन्होंने कि उनको पूना में रहने के लिए एक अपना स्थान दिया था, घर दिया था, वहां पर उस्मान शेख की जो बहन जो थी फातिमा शेख, उसको क्योंकि मुस्लिमों में भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार महिलाओं के लिए नहीं था, तो उस समय में यानी कि एक तरफ शूद्र अतिशूद्रों को शिक्षा देना और दूसरी तरफ मुस्लिमों के लिए भी की महिलाओं के लिए भी शिक्षा के द्वार खोलना कितना कठिन कार्य रहा होगा, कितना उस समय में उनको दिक्कतें आई होगी, कितनी परेशानी आई होगी। ये अभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा बहुत सारी चीजों को बताया गया, उन सारी चीजों को मैं न कहते हुए बताते हुए आपने जानकारी ले ही ली है, लेकिन मैं केवल सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पहली यदि कोई शिक्षिका यदि बनी भारत की तो वो सावित्री माई फूले हैं, और दूसरी मुस्लिम महिला पहली शिक्षिका यदि कोई है तो वो फातिमा शेख है। तो साथियों, ये विषय बहुत गंभीर है, इसको और हमें समझने की जरूरत है। शिक्षा केवल अब वर्तमान की परिस्थिति में, क्योंकि इतिहास को यदि हम समझना चाहे तो आधुनिक काल का इतिहास जो महात्मा ज्योतिबा फूले का इतिहास कहा जाता है, मध्ययुगीन इतिहास यदि जिसको कहा जाए तो हमारे संतों और महापुरुषों का आता है। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज आते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज आते हैं, नायिकाओं में तारा रानी शिंदे आती है, और येसुबाई आती है, ऐसी बहुत सारी विरांग जीजा उमा साहब आती है, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज के कार्य को आगे बढ़ाया है। उनका भी एक मध्ययुगीन काल का इतिहास है, और उसके पश्चात प्राचीन काल का यदि हम इतिहास देखते हैं, इस तरह से हम तीनों कालखंडों का यदि इतिहास समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। और वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा दृष्टिपात करना चाहिए कि आज की तारीख में ब्राह्मणवाद का शिकार हमारा ओबीसी वर्ग सबसे ज्यादा है। इस ओबीसी वर्ग को ब्राह्मणवाद की गुलामी से मुक्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें सबसे पहले वही जो संतों और महापुरुषों ने किया है कि तथागत गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग का अवलंबन, हम मध्यम मार्ग का अवलंबन करने का प्रयास करेंगे, लोगों को हम बताने और समझाने का प्रयास करेंगे, और उनको उस जिस तरह से हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को इन्होंने किस तरह से काउंटर किया, किस तरह से हमारी संस्कृति को खत्म करके अपने ब्राह्मणी संस्कृति को लागू किया, उसको हम धीरे धीरे उसका आवरण हटाने का प्रयास करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। साथियों, मैं मराठा सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष, मराठा सेवा संघ का मध्य प्रदेश का प्रदेशाध्यक्ष हूँ। हमारी भी कुछ पंचसूत्रीय कार्यक्रम हम जिस तरह से हम लोगों ने बनाया है, ये पंचसूत्रीय कार्यक्रम में हमको शिक्षण सत्ता, अर्थ सत्ता, धर्म सत्ता, प्रचार प्रसार माध्यम सत्ता और राज सत्ता, ये 5 सत्ताओं पे हमें लोकतंत्र के अंदर कब्जा करना होगा। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज उस समय में थे, उनकी भी हमने बहुत सारी नीतियों को हम समझने का प्रयास करेंगे तो उसमें बहुत सारे गनीमी काव्य आते हैं। वो किस तरह से शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु बना करके वो अपना राज्य का विस्तार कर रहे थे, उनकी नीतियों को हम समझने का प्रयास करेंगे तो आसान हो जाएगा कि वर्तमान में हम किस तरह से अपने लोगों की सत्ता को, अब छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा निर्माण किया गया स्वराज्य, हम किस तरह से अपना स्थापित कर सकते हैं। इसलिए एक टॉपिक हो सकता है, एक विषय हो सकता है जिसपे शिवाजी महाराज पे हो, संभाजी महाराज पे हो या जिजाऊ माँ साहब पे हो, इनका एक विस्तार से एक टॉपिक हो, उसमें पूरा उनकी किस तरह से क्या नीतियाँ थी
उसके लिए हमको कम से कम आधा 1 घंटे का समय लगता है। उसको केवल एक प्रूफ रीडिंग में समझने के लिए, विस्तार से समझने के लिए तो लगातार हमको कार्यक्रम लगाते रहना होगा, तभी हम उनको समझ पाएंगे। तो साथियों, अपने समाज को सबसे पहले प्रबोधन के माध्यम से लोगों को जगाने का कार्य करेंगे। जब तक प्रबोधन नहीं होता है, अभी विनोद पटेल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें सबसे पहले, हम पढ़ नहीं पाते हैं तो हमें सुनना चाहिए। तो सुनना बहुत, ये कोई लोग सुन करके, कोई लोग पढ़ करके, कोई लोग किसी तरह से, मतलब यानी कि अपने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें केवल सिर्फ एक जरूरत जिस बात की होती है, बुद्धि सबके पास में है, लेकिन उस बुद्धि में हमको केवल सिर्फ इतना करना होता है कि हमें अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। विज्ञानवाद को समझने का हमको ये करना होता है। जब तक हम विज्ञान और तर्क दोनों को साथ में रखेंगे तो हम पाखंड को, अंधविश्वास को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। बहुत बार हम लोगों के साथ में ऐसा होता है कि हम लोग बहस कर जाते हैं, धर्म के ऊपर बहस कर जाते हैं। भाई, हमारे जो लोग हैं वो धर्म और पाखंड में इतने ज्यादा डूबे हुए हैं कि उनको हमें उनसे बाहर निकालना। हमारे ही लोग हैं, कोई दूसरे लोग नहीं है, लेकिन उनके दिमाग के ऊपर आवरण जो चढ़ा हुआ है वो ब्राह्मणवाद का है, और हमें सिर्फ उस ब्राह्मणवाद से मुक्त करना है। मुक्त करने के लिए हमें मार्ग, वही मध्यम मार्ग का अवलंबन करना होता है। उसी तरह से, जिस तरह से नवरात्र का ये कार्यक्रम रखते हैं, तो हम लोगों ने भी ये किया है कि 3 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव से लेकर के जिजाऊ माँ के जन्मोत्सव तक 9 दिन का जो कार्यक्रम है वो नवरात्रोत्सव के रूप में जितनी भी हमारी महिलाएं हुई है, वीरांगना हुई है, जिन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं, उनको 9 दिन हम ये भी कार्यक्रम इस तरह से मनाते हैं। तो एक प्रेरणा एक तरह से भी मिलती है कि एक वैकल्पिक रूप से हमने ये व्यवस्था दी कि नवरात्रोत्सव सावित्रीबाई फुले से लेकर के जिजाऊ जन्मोत्सव तक का नवरात्र का उत्सव था। अभी वर्तमान में, जैसे हम एक उदाहरण के तरफ में विषय से थोड़ा सा हट करके बात करना हो, किस तरह से कार्य किए हैं, किनको प्रेरणा मान करके किए हैं, उसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का एक उत्सव शुरू किया था 1869 में, तो ये कंटिन्यू महाराष्ट्र में शिव जन्मोत्सव 10 दिन तक चलते रहा। इसको 1892 में बाल गंगाधर तिलक ने आजादी के नाम पर गणेश उत्सव के रूप में गणेश जी को स्थापित करके हमारे शिवाजी जयंती के उत्सव को खत्म किया। तो हमें भी चाहिए कि हम 10 दिन तक यदि ये गणेश उत्सव का कार्यक्रम रखते हैं तो हमें शिव जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखें, या फिर और हमारे किसी भी महापुरुषों के 10 दिन तक हम कार्यक्रम रख सकते हैं। इस तरह से एक वैकल्पिक व्यवस्था दे करके अब इस अपनी पुनः इस संस्कृति को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे 9:30 बजे, 9:15 बजे के आसपास, 9:15 के आसपास मुझे ये तो अपना काम कर ही चुके थे, लेकिन अच्छा हुआ कि हमारे मान्यवर काशीराम साहब जी हैं और उनका जो बाम सेट डाला गया, ये अगर नहीं कर पाते तो शायद ही हम आज माता फातिमा शेख को जान पाते। मैं सदर आभार प्रकट, इतिहास है उसकी बहुत ही अच्छी जानकारी दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे की हेलो, आवाज आ रहा है सर? जी जी, कंटिन्यू आवाज आ रहा है। विनीता मैम आ चुकी हैं, विनीता मैम को बुला लें। जी, आप आए और जानकारी दें। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही। जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे जो इस कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले दया, करुणाशील, नैतिकता के मार्ग बताने वाले तथागत गौतम बुद्ध को मैं सशत नमन करती हूँ। छत्तीसगढ़ के धरा में जन्म लेने वाले महान क्रांतिकारी, संघर्षशील महिलाओं के सम्मान के लिए आंदोलन चलाने वाले बाबा गुरु घासीदास जी को मैं सशत नमन करती हूँ। शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले,
प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख को मैं सशक्त नमन करती हूँ। विश्व के 6वें विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मैं सशक्त नमन करती हूँ। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को मैं सशक्त नमन करती हूँ। साथ ही साथ वामसेफ DS4 DSP के संस्थापक व बहुजनों में राजनीतिक चेतना जागृत करने में बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब को मेरा कोटि कोटि नमन। इसके साथ ही आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सम्माननीय बुद्धिजीवी साथियों को मेरा सादर जय भीम, जय सतनाम, नमो बुद्धाय। मैं विनीता कुर्रे, बिलासपुर से शिक्षक LB। हौसला बुलंद हो तो मुट्ठी में हर मुकाम है। हौसला बुलंद हो तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, वरना लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। लाशों का काम है। साथियों, समाज के उत्थान सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा से बाबा साहेब जैसे अनगिनत बहुजन समाज के महानायक नींव का पत्थर बनी, तब बहुजनों को कुछ ऊंचाई प्राप्त हुई। यदि बहुजन समाज ऊंचाई पर जाना चाहता है तो हमें नींव का पत्थर बनना ही पड़ेगा। महामानव ज्योतिबा फुले आधुनिक भारत की सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, पुरानी रूढ़िगत समाज व्यवस्था के विरुद्ध बगावत करने वाले पहले महापुरुष, हजारों वर्षों से चली आई धार्मिक तानाशाही व अंधविश्वास को चुनौती देकर उसके अंजर पंजर ढीले कर देने वाले कर्मठ समाज सुधारक, सच्चे अर्थों में मानवतावादी महात्मा थे। महात्मा या महापुरुष वही होता है जो समग्र समाज को समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता का लाभ दिलाने के लिए संघर्ष करता है, जो किसी से घृणा नहीं करता और जो मानव के प्रति प्रेम व करुणा से भरकर सभी समान अधिकारों के लिए जीवन भर लड़ता है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज की प्रगति में बाधक कुरीतियों व रूढ़ियों को तोड़कर समाज को खुशहाली का मार्ग बताया। वे समाज को धार्मिक पाखंड, कर्मकांड व अंधविश्वास के पारंपरिक मध्य युग से तर्क, विज्ञान व बुद्धिवाद के आधुनिक युग में ले आए। कहते हैं ना, हर सफल पुरुष की कामयाबी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। ज्योतिबा फुले की सफलता में उनकी जीवन संगिनी सावित्रीबाई फुले का बड़ा योगदान है, लेकिन वे ज्योतिबा फुले के पीछे न रहकर शिक्षा और समाज सेवा के कार्यों में उनके कंधों से कंधा मिलाकर बढ़ती रही। इस अर्थ में नेत्री माता सावित्रीबाई फुले न केवल भारत की पहली अध्यापिका और पहली प्रधानाचार्य थी, अपितु वे संपूर्ण समाज के लिए एक आदर्श प्रेरणा स्रोत, प्रख्यात समाज सुधारक, जागरूक और प्रतिवाद कवित्री, विचारशील चिंतन, भारत के स्त्री आंदोलन की अगुवाई भी थी। सावित्रीबाई फुले ने हजारों साल से शिक्षा से वंचित कर दिए गए अति शूद्र समाज और स्त्रियों के लिए बंद कर दिए गए दरवाजों को एक ही झटके में लात मारकर खोल दिया। छोटी उम्र में ही भारत में स्त्री शिक्षा की उसर बसर जमीन पर स्त्री शिक्षा की दिशा में महान कार्य करने वाली महान विदुषी सावित्रीबाई फुले के अतुलनीय योगदान को कौन नहीं सराहना करेगा। भारत में सदियों से शिक्षा से महरूम कर दिए गए शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी और स्त्री समाज को सावित्रीबाई फुले ने अपने निस्वार्थ प्रेम, सामाजिक प्रतिबद्धता, सरलता तथा अपने अनथक सार्थक प्रयासों से शिक्षा पाने का अधिकार दिलवाया। शिक्षा की नेत्री माता सावित्रीबाई फुले ने इस तरह शिक्षा पर षड्यंत्रकारी तरीके से एकाधिकार जमाए बैठी ऊंची जमात का भांडा एक ही झटके में फोड़ डाला। माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं और जाति उन्मूलन के लिए कई काम किए, लेकिन एक काम के लिए उसकी ख्याति सबसे ज्यादा है और वह काम है 1848 में पुणे के भीलवाड़ा में
बालिकाओं के लिए स्कूल खोलना और वहाँ पढ़ाना। लेकिन पुणे के उस स्कूल में माता सावित्रीबाई फुले अकेली नहीं थी। वो एकमात्र अकेली शिक्षिका वहाँ नहीं थी, कोई और भी था जो उसके इस काम में उसके साथ जुड़ा था। कोई था जिसने बालिका सावित्रीबाई के साथ शिक्षा ग्रहण किया था, उनके साथ पुणे के अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय में प्रशिक्षण लिया था। कोई था जिसने माता सावित्रीबाई फुले और उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना घर रहने के लिए दिया और स्कूल खोलने के लिए दिया। कोई था जो स्कूल में माता सावित्री के साथ पढ़ता था। हम बात कर रहे हैं अपने समाज की भूली हुई स्त्री, महानारी, महाकरुणिका माता फातिमा शेख की, जो सावित्रीबाई फुले की तरह देश की प्रथम बालिका, स्कूल की प्रथम महिला शिक्षिका थी। आज माता सावित्रीबाई फुले को हम सब भली भांति जानते हैं, लेकिन फातिमा शेख को कुछ लोग ही जानते हैं। ऐसा भी नहीं है कि माता सावित्रीबाई फुले को यह प्रसिद्धि कोई आसानी से मिल गई। सावित्रीबाई के साथ भारत के स्थापित इतिहासकारों और स्कूल टेक्स्ट बुक लिखने वालों ने न्याय नहीं किया। उनका काम लगभग 150 साल गुमनाम में पड़ा रहा। वो तो बामसेब और बाद में बीएसपी के लोगों ने मान्यवर काशीराम की प्रेरणा से जब बहुजन महापुरुषों को लोकमानस में शामिल किया तो सावित्रीबाई का नाम सामने आया। फिर एक सामाजिक और मास कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में पिछले 10 साल में यह नाम प्रचलित हुआ। इसमें सोशल मीडिया में दलितों और बहुजनों की उपस्थिति के बहुत बड़ी भूमिका रही। अब लोगों के बीच में माता सावित्रीबाई फुले एक स्थापित नाम बन चुका है। माता फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले की सहयोगी थी। जब महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का बीड़ा उठाया, तब फातिमा शेख ने इस मुहिम में उनका साथ दिया। उस समय शिक्षा की बहुत कमी थी। लड़कियों के लिए तो शिक्षा का द्वार ही बंद था। ऐसे में महिला शिक्षिका की कल्पना करना तो बहुत दूर की बात थी। ऐसे समय में माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख ने मिलकर स्कूल में पढ़ाने का काम किया। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो काम किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। वे दोनों घर घर जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया करते थे। लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए उनके अभिभावकों की खुशामद भी करते थे, उनको समझाते थे। ये सब उनकी आदत में शामिल हो गई थी। इसके लिए उनको समाज में बहुत विरोध का सामना भी करना पड़ा। जब वे पाठशाला जाती तब से उन पर कीचड़ और वो हमारा कर्तव्य है। हम पर बरसाए जाने वाले पत्थर और गोबर की मार हमारे लिए और सावित्रीबाई फुले को उसके पिता ने घर से निकाल दिया। तब फातिमा शेख और उसके भाई उस्मान शेख ने अपने घर में जगह दी। फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले के मिशन की सबसे मजबूत सहयोगी और साथी शिक्षिका थीं। फातिमा शेख की जन्म की तारीख इसकी स्पष्ट पुष्टि तो नहीं होती है, पर तकरीबन 200 साल पहले उनका जन्म हुआ था। उनका काम का क्षेत्र अंग्रेजों के जमाने का पुणे था। इतिहास में जहां पहला स्कूल खोलने का श्रेय महात्मा ज्योतिबा फुले को जाता है, तो पहली शिक्षिका के तौर पर नाम माता सावित्रीबाई फुले और उनकी सहयोगी फातिमा शेख को याद किया जाता है। फातिमा शेख ने तकरीबन 175 साल पहले समाज के सबसे दबे कुचले लोगों और खासकर स्त्रियों के तालीम के लिए सावित्रीबाई फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उन्होंने दलितों, वंचितों, स्त्रियों को तालीम दिलवाने के लिए जो बाधाएं फुले दंपति के सामने आया, जो विरोध का सामना करना पड़ा, इसका असर फातिमा शेख पर भी पड़ा और वो भी अछूती नहीं रही। सावित्रीबाई और फातिमा शेख लोगों के विरोध के सामने नहीं झुकी। उन्होंने विरोध के बावजूद स्त्रियों का शिक्षा पर
जोर दिया और इस साझेदारी ने विरोधियों का सामना एक साथ किया। सावित्रीबाई को फातिमा पर बहुत भरोसा था। उनकी गैर हाजिरी में वे स्कूल संभालती थी। इस प्रकार थी माता फातिमा शेख की जो जीवन की जो घटनाएं हैं, जिसको मैंने अभी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, उनका जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा उपलब्ध तो नहीं है। जिस प्रकार माता सावित्रीबाई फुले का इतिहास आज हमारे सामने है, तो इन पर एक शोध करने की आवश्यकता है, उनको खोज करने की आवश्यकता है। माता फातिमा शेख के बारे में और भी जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता है। आज हम सब महिलाओं को ऐसे वीरांगनाओं, ऐसे माताओं से शिक्षा लेनी चाहिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन इतना संघर्षमय कर जो है बिताया, और उनके संघर्ष की वजह से आज हम महिलाएं जो है इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज हम बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, बड़े बड़े कार में घूम रहे हैं, इसी कार में घूम रहे हैं, हम अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान हैं, और हम ये जो हमारा जीवन है वो इतना सरल और सुगम हो गया है कि हम बस केवल इसी में खोकर रह जा रहे हैं। हम अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों का जो इतिहास है उसको जानने का प्रयास भी नहीं करते। और यदि जो प्रयास करता है वो समाज के लिए यदि कुछ करना चाहता है तो उसके लिए आज भी पुराने जमाने की तरह आज भी उसके रास्ते में रोड़े अटकाए बैठे रहते हैं। तो हमें जो है ऐसे बाधाओं और ऐसे रोड़े से हमें डरना नहीं है। हमको जो है अपने समाज के लिए यदि कुछ करना है तो हमें अवश्य ही आगे आना चाहिए, आगे बढ़ाने में कुछ योगदान करें। ऐसा मैं अनुरोध अपने सभी माताओं और बहनों से करना चाहती हूँ, क्योंकि जब एक माता जो है शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। परिवार शिक्षित है, रिश्ते नाते शिक्षित होते हैं तो पूरा समाज शिक्षित होता है, और हमें पूरा समाज को शिक्षित करना है, उनको आगे बढ़ा, जिससे बच्चे समझेंगे और आगे चल के अपने जो महापुरुष हैं उनके संघर्षों को जो है अच्छे से समझ पाएंगे और सामाजिक कार्य में वो भी आगे आ सकेंगे। विद्यार्थी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो जो इतिहास पढ़ते हैं, आज स्कूलों में जो इतिहास उपलब्ध है, जो इतिहास पढ़ते हैं, उसमें नाम मात्र भी हमारे संतों, गुरु, महापुरुषों का जो संघर्ष है उसको बताया नहीं गया है। तो हमारा ये दायित्व है, चूंकि अवसर है, तो हम जो है अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के संघर्षों को बच्चों को बताएं। बचपन से हम उनके मन में ये बात रखें ताकि वो आगे जाके ये ना कहें कि ये जो ज्योतिबा राव फुले जी हैं वो कौन।